हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 से। तो जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश बाबा का जो चैनल है वो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। तो आप लोग भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन टैप कर देना। अगर आप इंग्लिश बाबा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारी आईडी है englishbaba.eb और कांटेक्ट करने के लिए गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है उसमें एलिमेंट्स की जब हम बात करें तो इन एलिमेंट्स को हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मेटलॉइड्स भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं, पर जो मेनली आज हम बात करने जा रहे हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कुछ एग्जांपल्स जो मेटल्स के हैं वो आपके सामने लिख दिए मैंने, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। ये कुछ हैं, सारे नहीं हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स अगर नॉन मेटल्स के लिए जाएँ तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये हमारी नॉन मेटल्स होते हैं। चलिए, तो अब हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप इससे ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें नहीं आती क्योंकि आपने अपनी जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा है, तो फिर से फटाफट से बस इसको एक बार एक नज़र देख रहे हैं। मेलेबिलिटी की बात की, मेलिएबल क्या होता है। मेटल्स कैन बी बीटर इनटू थिन शीट्स, मतलब जब हम जो हमारे पास जो भी एलिमेंटल फॉर्म या मेटल जो हमारे पास है, अगर हम उसको बीट करके उसको शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी। लेकिन ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के पास नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स टूट जाते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखा रखे हैं गोल्ड को देखो किस तरह से शीट के अंदर मेलिएबल फॉर्म में उसको मेलिएबल फॉर्म में ला दिया, उसको शीट फॉर्म में बना दिया। इसी तरह से एल्यूमिनियम की फॉइल जिसके अंदर आप रोटी पैक करके लेके जाते हो। तो एंड इसी तरह से अगर हम बात करें डक्टिलिटी, एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जो कि क्या है, डक्टिलिटी, जिसमें हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वायर्स की फॉर्म में। लेकिन ये चीज़ फिर से हम नॉन मेटल्स के साथ नहीं कर सकते क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिर से सॉफ्ट वाली बात ही हो गई। नॉन मेटल्स भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हम उसको जब भी करने लगेंगे ऐसा कुछ उसके साथ, वो वहीं टूट जाएगा। आगे लस्टर। अब लस्टर की बात की जाए, मेटल्स की जो अपीयरेंस होती है, लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइन। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी सरफेस के होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते हैं। पर कुछ इसके एक्सेप्शनल केसेस आपको याद रखने हैं। नॉन मेटल के दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक तो ग्रेफाइट और एक आयोडीन। ये दोनों क्या हैं, थोड़े से शाइनी, ये शाइनी होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट का एग्जांपल आपको देखने में, पेंसिल की जो आपको स्केचिंग करते हो आपको उसमें शाइन, एक चमक दिखाई देती है, तो ये ग्रेफाइट है। ऐसे ही आयोडीन भी क्या होता है, थोड़ा सा शाइनी होता है। तो लस्टर के एग्जांपल्स में आपको ग्रेफाइट और आयोडीन का एक एक्सेप्शनल केस याद रखना है। ऐसे ही नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम विच कैन बी कट विद नाइफ। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जनरली वो हार्ड होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर, जिसको हम ईजिली नाइफ से कट भी कर सकते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल्स की बात की जाए, नॉन मेटल्स तो मैं पहले से ही बताती आ रही हूँ क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अगर हम एक एक्सेप्शनल केस उसका याद रखें, वो कौन सा है, डायमंड। डायमंड को कट नहीं किया जा सकता भाई साहब, डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ये कार्बन की एक फॉर्म है, और कार्बन हमें पता है एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो एक्सेप्ट डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसकी स्टेट की बात की जाए तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। सबको पता है मरकरी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। है वो मेटल लेकिन वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। अब इसी तरह से नॉन मेटल्स की अगर बात की जाए तो वो जनरली कैसे एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड और गैस की फॉर्म में, सिर्फ किसको छोड़कर, ब्रोमीन को छोड़कर। ये आपको मैंने साइड में जो पिक्चर दिखा रखी है, ये क्या है, ब्रोमीन है जो कि लिक्विड फॉर्म में, और ये क्या है, मरकरी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अब देखिए आगे, कंडक्शन ऑफ हीट, ये इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सब बच्चों को पता है, सभी को ऑलमोस्ट पता है कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। कैसे, आप एग्जांपल्स याद रख सकते हो कि सिल्वर और कॉपर। ठीक है,
बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं हीट के। हमारे घर में कॉपर के बर्तन भी हैं, ऐसे तो एल्युमिनियम भी अच्छा होता है, लेकिन बेस्ट कंडक्टर की बात की जाए तो सिल्वर और कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो लेड और मरकरी ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। और नॉन मेटल्स तो होते ही हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स हीट को बियर नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बात की जाए तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बट एक एक्सेप्शन फिर से आपको याद रखनी है, ग्रेफाइट। नॉन मेटल के अंदर एक एक्सेप्शनल केस क्या है, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन की एक फॉर्म है और ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली इसकी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड को जस्ट ऐसे याद रखो, कितना हैवी है, ठीक है। और मेटल्स जो होते हैं हमें पता है वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं मेटल्स हैव हाई डेंसिटी और इसी तरह से हाई मेल्टिंग पॉइंट भी याद रखो इसी के साथ साथ, कि मेटल्स की डेंसिटी भी बहुत हाई है और उसको मेल्ट करना भी कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर से हम कह रहे हैं बार बार कि एक्सेप्शनल केसेस होते रहते हैं। तो एक्सेप्शन में आपको याद रखना है सोडियम, पोटेशियम, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ऐसे ही लिथियम का भी होता है, ये चीज़ आप कंफ्यूज मत होना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ही आ जाते हैं। नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स लो डेंसिटी के होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल। अब लो डेंसिटी के हैं तो लो ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन फिर से एक्सेप्शनल केस क्या है, डायमंड। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई है, डायमंड जल्दी से मेल्ट नहीं किया जा सकता। तो बस ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दे दिए। ये मैंने हैवीनेस मेटल की दिखाने के लिए आपको दिखा दिया कि मेटल कितना हैवी होता है। अगर आप इसको आग पे रखोगे ना सेकने के लिए, कोई ऐसा थोड़ा ना रोटी है या पक जाएगी, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। इट डिपेंड्स ये कौन सा मेटल है, पहली बात तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिख रहे होंगे, कार्बन, सल्फर, रेड फॉस्फोरस। ये क्या हैं, लो डेंसिटी के हैं, पहले ही पाउडर्ड हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। बस याद रखना डायमंड इज़ द एक्सेप्शनल केस। आगे देखिए अगली प्रॉपर्टी सोनरस। सोनरस क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग, ठीक है। मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे अगर हम उसको हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करवाएंगे। जैसे कि आप मंदिर में जाते हो, घंटी बजाते हो, है ना, क्योंकि वो क्या है, दो हार्ड सरफेसेस एक दूसरे के साथ टकराई और अच्छी सी प्यारी सी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ये मंदिर की घंटियाँ मेटल्स का ही एक एग्जाम्पल हैं। और ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, सोनरस प्रॉपर्टी, ठीक है, कि साउंड प्रोड्यूसिंग है। ऐसे ही विंड चाइम जो हमारे घरों में लगी होती है, बहुत सुंदर सुंदर, ये बहुत अच्छी सी आवाज़ भी प्रोड्यूस करती हैं। तो ये क्या है, मेटल्स का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर फिर से नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स आर नॉट एट ऑल सोनरस। वो नॉन सोनरस हैं, उनकी कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो ये थी आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मैं बात कर रही हूँ मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो हम क्योंकि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसीलिए हमने उसी के बारे में डिस्कस किया। लेकिन एक और फॉर्म होती है एलिमेंट्स की जिसको बोला जाता है मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के, मतलब जो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ किसके जैसी शो करेंगे, मेटल जैसी, और थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी किसके जैसी शो करेंगे, नॉन मेटल जैसी, तो उनको बोला जाएगा मेटलॉइड्स। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं मैंने, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये कुछ मेटलॉइड्स हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख के कुछ बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल आसान सी होती हैं। सिर्फ इसकी एक ट्रिक होती है जो आपको लर्न रखनी है। तो सबसे पहली जो है आपके पास प्रॉपर्टी, वो क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की बात कर रही हूँ, फिर नॉन मेटल्स की भी साथ में आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मेटल के ऊपर ऑक्सीजन जम गया, ऑक्सीजन की लेयर आ गई तो वो मेटल ऑक्साइड बन गया। तो ये आपके लिए एक रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी बात है कि मेटल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो ऑक्साइड फॉर्म बनाता है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो ये आपको बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखनी है।
और जो ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिस बना के देते हैं हमें। और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, जब रेड लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, चलिए ये रही बात की बात। अब आपको देखना है सोडियम पोटाशियम जो आप मेटल लेंगे वो किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये याद रख लेना, सोडियम और पोटाशियम जो है वो बहुत विग्रसली, बहुत जल्दी से ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको रिएक्शन दिखा रही हूँ, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन। तो सोडियम का सिंबल आप सबको पता है Na होता है, और ऑक्सीजन का आपको ऑक्सीजन के लिए क्या लेना होता है, O2 लेना होता है। सोडियम मेटल फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड। तो ऑब्वियसली है मेटल और ऑक्सीजन मिलके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, तो सोडियम और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं सोडियम ऑक्साइड। तो फॉर्मूला बहुत ध्यान से देख लेना, Na2O। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग आपको कर लेनी है। ऐसे ही जब पोटेशियम रिएक्ट करता है, पोटेशियम भी पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इन तीनों को याद रख लो, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन लिथियम भी ऑक्साइड फॉर्म बनाता है Li2O। ये तीनों के तीनों जो हैं बहुत विग्रसली, मतलब बहुत जल्दी से फास्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। इस वजह से इनको ऐसे ही बाहर नहीं रखा जाता है, इनको किसके अंदर इमर्ज करके रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। ये तीनों के तीनों इस टाइम केरोसिन ऑयल के अंदर रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑयल है वो ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा, मेटल के साथ कंबाइन नहीं होने देगा। क्योंकि नॉर्मली अगर ये मेटल बाहर होगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो जलने लग जाएगा। ठीक है, तो जलने नहीं देना है, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हम उसको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो ऐसे ही रिएक्ट नहीं होता, अगर हम उसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो तब रिएक्ट होता है। ठीक है, सो ओनली बाय इग्निशन, उसको इग्नाइट करने पे वो रिएक्ट करना शुरू करता है ऑक्सीजन से। सो इट गिव्स अ ब्राइट डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म्स अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक मैग्नीशियम का अगर आप रिबन लेंगे, मैग्नीशियम का ऐसे पतला सा रिबन लिया जाता है। ठीक है, उसको जैसे ही आप यहाँ पे बर्न करते हो तो वो वाइट कलर की चमकदार लाइट निकालेगा और पाउडर्ड फॉर्म आपके पास बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे पाउडर्ड फॉर्म वाइट वाइट कलर की आ जाएगी और उसको बोला जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए, आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन ड्राई एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, जो आयरन है वो नॉर्मली क्या है, ऑक्सीजन के साथ, ड्राई ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। अगर हम आयरन मेटल को रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो हमें कौन सी एयर चाहिए, थोड़ी सी मॉइस्ट, मतलब जिसके अंदर हल्का सा वाटर प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही मॉइस्ट एयर होगी आयरन ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, मतलब उस पर रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आपको इसकी रिएक्शन लर्न करनी है। पहले तो आप आयरन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से आयरन ऑक्साइड वाली फॉर्म दिखाओगे। ठीक है, जैसे ही ये वाटर की प्रेजेंस में हल्का सा आएगा तो ये रस्ट बनाना शुरू कर देगा। यहाँ पे N लेने का मतलब है कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के हो सकते हैं। सो ये था आपका आयरन किस तरह से रिएक्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं कॉपर मेटल के पास। ठीक है, मैं कुछ मेटल्स के एग्जांपल्स आपको लर्न करवा रही हूँ क्या, कि आपको उसकी रिएक्शंस लर्न हो जाएं। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन से मेटल्स नहीं करेंगे कंबाइन, वो भी अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। तो कॉपर जो है वो copper does not react with oxygen at room temperature but when burnt in air it gives oxide। ठीक है, फिर से वही बात, जैसे मैग्नीशियम था उसको भी हमने बर्न किया था तब उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ऐसे ही जो कॉपर है उसको जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये ध्यान रखना, कॉपर जलकर ख़त्म नहीं हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम था वो तो कम्प्लीटली बर्न होके और नीचे क्या बन गया, पाउडर फॉर्म में आ गया, लेकिन कॉपर ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, वो क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड। सो आई होप इससे इजी वे में आपको मैं नहीं बता सकती। कॉपर के ऊपर एक ऑक्साइड की ब्लैक कलर की लेयर जब बन जाएगी हमें पता चल जाएगा कॉपर ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर इवन एट हाई टेम्परेचर, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। अब यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव वर्ड का मैं मतलब आपको बता दूँ, लीस्ट रिएक्टिव जो सबसे कम एबल होते हैं रिएक्ट करने में। ठीक है, जो जल्दी से किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम।
हम लोग इनकी बनी हुई ज्वेलरी पहनते हैं, सिल्वर की, गोल्ड की और प्लेटिनम की। क्या इसका इन तीनों चीज़ों पे एयर का कोई भी इफ़ेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता है। वाटर का भी कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, बस उनकी शाइन पे हल्का सा फ़र्क पड़ता होगा, अदरवाइज़ ये तीनों चीज़ें नॉन रिएक्टिव होती हैं, रिएक्ट ही नहीं करती हैं। तो बस इस चीज़ को याद कर लेना, कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैन रिएक्ट विद बोथ acids and bases to produce salt and water. Such oxides are known as amphoteric oxide. अब ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। अभी जैसे हमने एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एल्यूमिनियम की कोई भी ऑक्साइड फॉर्म, अगर एल्यूमिनियम की जो भी ऑक्साइड फॉर्म होती है, आप उसको अगर एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो वो आपको पूरी एक बेसिक जैसे होने की एक फीलिंग दिखाएगा, ठीक है। कैसे बेसिक होने की फीलिंग दिखाएगा? जैसे हमें सबको पता है कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एसिड है तो ये बेस माना जाएगा यहाँ पे, तो बेस और एसिड, यहाँ पे बन गया ये रहा सॉल्ट और ये बन गया वाटर। तो बिल्कुल उसने वैसी की वैसी रिएक्शन बना के दे दी आपको। इसी तरह से यहाँ पे हमने बेस ले लिया, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, और फिर से क्या बना दिया? सॉल्ट और वाटर। तो बस ये आपको याद रखना है कि जो ऐसे वाले ऑक्साइड्स फॉर्म मेटल की एक दो होती हैं जो कि क्या करती हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसा बिहेवियर, मतलब जो एसिड जैसा भी और बेस जैसा भी बिहेवियर शो करेंगी और हमें सॉल्ट और वाटर बना के दे देंगी। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल की क्या इसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन से। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब हम किसी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो कौन सी ऑक्साइड फॉर्म बना के देते हैं? बेसिक, ठीक है, बेसिक होते हैं वो। लेकिन अब नॉन मेटल्स की अगर बात की जाए तो नॉन मेटल्स जो होंगे वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। न्यूट्रल क्या होगा? जो ना तो एसिड जैसा होगा ना बेस जैसा होगा। तो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल लिख दिया, कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर कह रही हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन को जब हमने कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर और ऑक्सीजन को किया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब ये दोनों क्या हैं? किस नेचर के हैं? एसिडिक नेचर के हैं। लेकिन अब दूसरे ऑक्साइड्स की बात की जाए, अगर कार्बन की मोनोऑक्साइड की फॉर्म की बात की जाए और नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O की बात की जाए, तो ये दोनों किस नेचर के हैं? न्यूट्रल नेचर के। तो बस ये था किस तरह से नॉन मेटल कंबाइन करेंगी ऑक्सीजन के साथ। बस आपको इतना सा ही याद करना है, ये आपका पूरा हो चुका है। अब देखिए, अगली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब आ गई वाटर की बारी। तो वाटर के साथ कैसे मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे? फिर से आपको वही चीज़ याद रखनी है, जैसे उसकी जो बेसिक एक इक्वेशन होती है वो आपको कभी भूलनी नहीं है। जैसे मेटल और ऑक्सीजन की थी कि मेटल और ऑक्सीजन मिलके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, इसी तरह से आपको ये याद रखनी है कि मेटल और वाटर मिलके बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब यहाँ पे एक बात लिख दी इन्होंने कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। वो कौन से हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। हाउएवर सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे इन्होंने कोल्ड वाटर लिख दिया, मतलब अगर आप सोडियम, पोटाशियम को या कैल्शियम को, ठीक है, इन तीनों को अगर कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करवा दोगे ना तो बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि सोडियम, पोटाशियम, लिथियम अगर हम पीछे बात करें तब भी हमने पढ़ा था कि वो तो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, तो फिर वो वाटर के साथ तो भाग के करेंगी, है ना। अगर आपने लैब के अंदर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो पटाखे फोड़ने वाला, कौन सा, कि सोडियम और वाटर को कर दिया रिएक्ट तो पटाखा फूट जाता है ना लैब के अंदर। हम लोग तो बड़े मज़े से करते थे और टीचर को बोलते थे कि मैम वो पटाखे वाला एक्सपेरिमेंट करवाओ। तो उसमें टीचर क्या करती थी, बस पानी के अंदर छोटा सा एक सोडियम का टुकड़ा फेंक देती थी और वो क्या हो जाता था? बर्स्ट हो जाता था अंदर, और हमें बहुत मज़े आते थे। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सोडियम है वो वाटर के साथ बहुत विग्रसली, बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद कर लो, सोडियम और वाटर क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गई मेटल की, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पे देखो दिख रही होगी नीचे पिक्चर के अंदर कि पानी के अंदर क्या डाला गया?
सोडियम डाला गया, और जो नीचे वाटर के अंदर जो सारा कलर चेंज हो गया वाटर का, वो बन गई सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म, ये बन गया है। और साथ में जो ऊपर गैसेस रिलीज होती दिख रही है, ये कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। बस इतनी सी बात थी। अब देखिए आगे कैल्शियम की अगर बात की जाए तो कैल्शियम वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है? ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे सोडियम करता है, कुछ भी नहीं है। कैल्शियम और वाटर मिल के बन जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लर्न कर लो। 9th क्लास में तुमने फॉर्मूलाज बनाने सीख लिए थे, तो आई थिंक 10th में तुम्हें ये आते ही होंगे, है ना। तो कैल्शियम और वाटर मिलके बना देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। मेटल्स फ्रॉम मैग्नीशियम टू आयरन, अब ये लर्न कर लेना इस चीज़ को यहीं पे, मैग्नीशियम से लेके आयरन तक। ठीक है, मैग्नीशियम जो कि 12 नंबर से शुरू होता है और आयरन तक चलता जाए, अगर सारे मेटल्स को गिन लिया जाए, ये क्या करते हैं? सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं, लेकिन वाटर से नहीं करते। अब तुम्हें पता है स्टीम क्या होता है? भाप। ठीक है, जो वाटर पूरा जब उड़ जाता है और वेपर बन जाता है, तो वो वाली फॉर्म वाटर की सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से लेके आयरन तक सारे मेटल सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करेंगे। और क्या बना के देंगे हमें? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या ये चीज़ याद रहेगी सभी को? बिल्कुल रहेगी, मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तो अब आप देख लो यहाँ पे, वैसे मैंने तुम्हें बताया था मेटल और वाटर मिलके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम से लेके आयरन तक वालों में आपको याद रखना है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे स्टीम लिया है। ठीक है, यहाँ पे स्टीम का भी फॉर्मूला वही रहता है जो वाटर का होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास? Mg और H2O मिलके क्या बना रहे हैं? MgO और H2। इसको हमने बैलेंस कर दिया है। तो ये याद रख लेना कि ये क्या बना रहे हैं? ऑक्साइड फॉर्म, और साथ में कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। आगे देखिए, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होते हैं। लास्ट में जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाले मेटल्स हो गए, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ भी नहीं करते, ऐसे ही ये वाटर के साथ भी नहीं करते। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो कि आपको लर्न करना है वो ये है। मैंने 10th क्लास वालों को एक ऑलरेडी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको एक मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ वाली वीडियो बना के दी थी, वो आप देख सकते हो कैसे आपने इसको लर्न करना होता है। तो आप लर्न कैसे करेंगे? के से हमने पढ़ा था कालू नाम का माली, आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है हाइड्रोजन के लिए होता है, वो भी इसमें आएगा, वो भी हम आगे देखेंगे। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये लर्न कर लेना। अब देखिए आगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। सीधी सीधी बात, रिएक्शन अगर इनकी करवाई जाएगी तो वो होगी ही नहीं, क्योंकि नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो अब आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज़ की मैं बात कर रही थी वो आपको लर्न कर लेनी है। किस तरह से लर्न करोगे इसको? कालू नाम का माली, आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो भी इसका पार्ट होता है, आपको ये लर्न करना है। इससे बहुत अच्छी एक ट्रिक भी आपको अभी पता चलने वाली है। अच्छा, ऐसे ही टिन भी इसके अंदर होता है, वो कई बार रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको मिलेगा, कई बार हटा भी दिया जाता है अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे Fe के बाद एक्चुअल में टिन भी आता होता है, Sn। ठीक है, तो फीके सेकता पकाता है भी लर्न कर सकते हो, बाकी इसी तरह से भी आप लर्न करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये आपको इसी तरह से एज इट इज़ लर्न कर लेने हैं। अब देखते हैं आगे। अब ये जो मैं तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज़ बता रही हूँ, इसका मतलब क्या है? जो जितने भी ऊपर वाले रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर ऊपर सारे तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये सोडियम, पोटेशियम, सारे ये वाले, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से। लेकिन जो ये नीचे वाले सारे हैं होते हैं, ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तो आपको बस इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करवाई जाती है कि आपको पता चल जाए कि कौन से वाले मेटल्स रिएक्ट करते हैं और कौन से नहीं। और इनकी एक सीरीज़ भी इस तरह से क्यों बनाई गई है कि कालू नाम का माली, इसका मतलब जो कालू मतलब जो पोटेशियम है वो ज़्यादा जल्दी, वो और भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ही रिएक्टिव वो है। सोडियम उससे थोड़ा सा कम है, उसके बाद कैल्शियम थोड़ा और कम हो गया, मैग्नीशियम थोड़ा और कम हो गया, धीरे धीरे रिएक्टिविटी घटती जा रही है। तो इसी वजह से रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या करी जाती है? लर्न करी जाती है। आगे देखिए,
मेटल्स की अगर हम रिएक्शन की बात करें डाइल्यूट एसिड के साथ, ये बहुत इजी है लर्न करना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेकिन कुछ भी ऐसा कंफ्यूज होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो इसकी जो बेसिक रिएक्शन है वो लर्न कर लो। क्या है बेसिक रिएक्शन? मेटल एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल का ही सॉल्ट बनाते हैं और फिर से कौन सी गैस रिलीज हो जाती है? हाइड्रोजन गैस। आपको पता है सबको हाइड्रोजन गैस की अगर हमने टेस्टिंग करनी हो तो वो कैसे करते हैं? जहाँ से भी वो गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस जैसी रिलीज़ होती है, अगर हम उसके सामने मैच स्टिक जला कर रखेंगे तो वो पॉप साउंड के साथ उसको बुझा देता है ना। ये तुमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर के अंदर किया था, बहुत अच्छे से मैंने उसके अंदर पिक्चर के साथ समझाया हुआ। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो ज़रूर देख लेना, बस लिख देना एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट बाय इंग्लिश बाबा, ठीक है। तो इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, तभी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब देखिए जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल किसी भी एसिड के साथ, तो यहाँ पे मैंने देखो एसिड कौन सी ली है, ये ले लिया मेटल सोडियम। एसिड कौन सी ले ली? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल सोडियम है और देखिए आपको यहाँ पे भी मेटल सोडियम दिख रहा है और यहाँ एसिड का Cl पार्ट जाके उसके साथ जुड़ गया। इसका मतलब उसी मेटल का एक सॉल्ट बन गया हमारे पास और बचा हुआ जो ये H2H था वो हाइड्रोजन की फॉर्म में बाहर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको नीचे जिंक वाली रिएक्शन दिख रही होगी। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा है तो वो जिंक ने SO4 लेके ZnSO4 सॉल्ट फॉर्म बना दी और साथ में क्या निकाल दिया? हाइड्रोजन गैस निकाल दी। तो ये बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। टेस्टिंग पूछी जाएगी तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। आगे देखिए, हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी मेटल हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मैंने तुम्हें अभी भी बताया था, तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात पता चलेगी। तो ये देखिए जो हाइड्रोजन से नीचे वाले आपको दिख रहे हैं, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, अब क्योंकि वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कैसे हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकेंगे रिएक्शन से? वो निकाल ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात याद कर लो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम को जब भी आप किसी भी एसिड से, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवाओगे, वो उसके साथ वो उसमें से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते। इसका मतलब वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो वो रिएक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसे ही रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब जो मैं बात कर रही थी कि जैसे ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, भाई साहब इसमें डाइल्यूट एसिड में डालोगे तो कुछ नहीं होगा इनको, पर एक इनका भी बाप है, कौन? एक्वा रेजिया, ठीक है। एक्वा रेजिया क्या है? इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ एक्वा रेजिया। तो आपको ये बताना है, ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। किसका किसका? कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। कितनी रेशो के अंदर? 3:1 के अंदर। मतलब आपको 3 पार्ट्स लेने हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 पार्ट लेना है नाइट्रिक एसिड का, जो कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। अब 2 कंसनट्रेटेड एसिड मिल जाएं तो वो कितनी ज़्यादा कोरोसिव हो जाएगी, है ना। सो इट इज़ अ हाईली कोरोसिव, ये बहुत ज़्यादा हाईली कोरोसिव होता है। फ्यूमिंग लिक्विड होता है, ठीक है। फ्यूमिंग लिक्विड मतलब जिसमें से फ्यूम्स, धुआं निकलता रहेगा कॉन्टीन्यूसली। एंड वन ऑफ द फ्यू रीजेंट्स एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब जैसे ही आप इसके अंदर एक सोने का या प्लैटिनम का या सिल्वर का एक टुकड़ा डाल दोगे ना, वो उसके अंदर धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर किसी एसिड में आप ऐसे डाल दोगे ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्वा रेजिया इनको भी अपने अंदर डिज़ोल्व करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो एक्वा रेजिया को ऐसा वैसा मत समझो, ये सबका बाप है। आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना, दोबारा से सुन लो बस। इसके अंदर वही चीज़, सेम वही चीज़, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पे सब कुछ डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना ही वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी कंपाउंड फॉर्म में से निकाल सकता है। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है कि आयरन ले लिया और कॉपर सल्फेट ले लिया। अब आयरन और कॉपर 2 मेटल हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। इसका मतलब आयरन की यहाँ पे पावर है कॉपर को हटाने की, तो उसने, आयरन ने क्या कर दिया? कॉपर को हटा दिया। यहाँ देखो कॉपर अलग हो गया और आयरन खुद क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया। तो अब इसको एक और चीज़ को ध्यान रखना है इसके अंदर कि यहाँ जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर पहले ब्लू होता है। जैसे ही आप उसके अंदर आयरन डाल दोगे,
इसका एक आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा आपकी बुक्स के अंदर, क्या कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, उसमें हमने छोटा सा कील रख दिया, ठीक है, आयरन के नेल्स रख दिए हैं। अब उससे क्या होगा, जैसे ही आयरन के नेल्स उससे रिएक्ट करना शुरू होंगे, सॉल्यूशन का जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। अब मतलब वो ग्रीन हो गया, इसका मतलब वो क्या बन चुका है, फेरस सल्फेट, मतलब या फिर आयरन सल्फेट, कुछ भी बोल सकते हो। और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी का उल्टा करवाया जाता कि यहाँ पे लिया जाता आयरन सल्फेट और कॉपर के साथ किया जाता, तो कॉपर की यार इतनी ताकत नहीं है कि वो आयरन को निकाल दे, नो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है आयरन से, और वो उसको वहाँ से हटा नहीं सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल को अगर जोड़ दिया जाए या जोड़ने की कोशिश की जाए तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। फिर से आपको बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो पढ़ते हैं कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है। तो आपको पता है कि अगर हम मेटल की बात करें और नॉन मेटल की बात करें तो दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है दोनों में, जो मेटल होता है वो हमारे पास जो मेटल होता है उस पर अगर वो इलेक्ट्रॉन देना चाहे वो इजीली दे सकता है, लेकिन एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ लेने में बिलीव करता है। अब मैंने ये चीज़ आपको क्यों बताई, ये इसलिए बताई कि आपको अब यहाँ पे पहुँचना है, कहाँ पे, कैटायन और एनायन वाली फॉर्म पे, है ना। तो कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल आर नॉन एज आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो ये जो मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन की बात की जा रही है कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, तो ये होती है किसके अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट। तो अब आपको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। ये आपके सामने सोडियम लिया हुआ है। सोडियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ वो होती है 281, ठीक है। 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281। आपको लास्ट शेल में रेड कलर का एक 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अच्छा, फिर मैं बात करूँगी क्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसको 7 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और वो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे सकता है, सोडियम दे सकता है। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। अब जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था उस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बस अब यही चीज़ ध्यान रख लेना, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो देने वाला है, जो एक अच्छा इंसान है, जो एक पॉजिटिव इंसान है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसको बोला जाता है कैटायन, ठीक है। और जो गंदा है, जिसको सिर्फ लेने में है, जो छीनता है, जो ले लेता है कोई भी चीज़, वो एक नेगेटिव है इंसान। तो इस एलिमेंट पे इसी वजह से क्या आया, नेगेटिव, और इसको क्या बोला जाता है, एनायन। आई थिंक इस तरह का एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आ गया होगा। और यही चीज़ मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर चैप्टर 1 चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से समझाई है, देखना ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड जो हम प्रिपेयर करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को जोड़ने के बाद, वो जुड़ने के बाद कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे अपनी मेटल की अलग प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की अलग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तब उनकी वो वाली प्रॉपर्टी नहीं रहती जो पहले होती थी। अब उनकी एक नई प्रॉपर्टीज़ बन जाती है। कैसी, फिर से आपको बस यही याद रखना है कि जो ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं ये हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी मेटल से मिल गई उनको, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ये भी उनको मेटल से मिल चुकी है। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, ठीक है। ये वाटर के अंदर तो घुल जाते हैं, जैसे कि NaCl, नमक ऊपर आपने बनाया NaCl, पानी के अंदर घुल जाता है। ऑब्वियसली पानी में नमक आप डालोगे तो नमक घुल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको किसी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर में डालते हो, ठीक है, वो उसके अंदर कभी भी नहीं घुलेगा। देन अगली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन स्टेट। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपने NaCl नमक ऐसे ही हाथ में ले लिया तो और उसको वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, वो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही आपने उसको वाटर के साथ घोल दिया, मतलब उसको मेल्ट कर दिया या फिर उसका सॉल्यूशन बना लिया, अब वो बहुत अच्छा क्या करेगा, एक कंडक्टर का काम करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें क्या घूम रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस घूमेंगे हैं बहुत सारे, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। चलिए, ये था आपका आयनिक प्रॉपर्टीज़
क्या सॉरी आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या है। अब मैम इतनी चीज़ें कौन कौन से ले आते हैं यहाँ पे, हम कैसे लर्न करेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो लर्न करना पड़े, ये सिर्फ समझने पे डिपेंड करता है। जैसे अभी अभी तुमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बन रहा था, आयोनिक बॉन्ड बन रहा था एक इलेक्ट्रॉन की लूज और गेन होने से। अब यहाँ पे जो है वो है कॉमन शेयरिंग, ठीक है। जब यही इलेक्ट्रॉन्स दो एटम के बीच में कॉमनली शेयर हो रहे हैं, वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको यहाँ पे दो एटम्स कौन से दिख रहे हैं, दोनों ही नॉन मेटल्स लिए हैं हमने, कौन से क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। अब हम सबको पता है कि अगर मैं क्लोरीन गैस की या क्लोरीन को अगर मुझे किसी रिएक्शन में यूज़ करना है तो मैं Cl2 लिखूंगी। ये Cl2 बनता कैसे, ये ऐसे बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, इसी तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग से। अकेला Cl नहीं ले सकते हम रिएक्शन के अंदर, लेकिन Cl2 ले सकते हैं। अब ये कैसे बना, इसके लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लास्ट शेल में भी क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों को क्या करना है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, वो एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। वो बॉन्ड बन जाएगा उनके बीच का, तो वो बन जाएगा Cl और Cl बॉन्ड। आपको ये चीज़ करके देखनी पड़ेगी। जब तक ये क्या है, अलग अलग है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अनस्टेबल माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने इकट्ठे कर लिए, अब वो क्या हो गए हैं, स्टेबल फॉर्म में आ गए हैं, और अब वो Cl2 वाली फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो बस ये था आपके सामने, क्या था, कोवलेंट बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ मेटल्स और यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की भी बात करेंगे। मेटल्स के क्या यूज़ हैं, तो मैंने आपको एक एक पिक्चराइजेशन के साथ समझाने की कोशिश की है। कॉपर और एल्यूमिनियम का क्या यूज़ होता है, हम इसको इलेक्ट्रिक करंट वायर्स की तरह यूज़ करते हैं। हमें पता है एल्यूमिनियम की और कॉपर की जो वायर है वो बेस्ट और सूटेबल वायर्स होती हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको सामने दिख रहा होगा कॉपर की वायर भी है और एल्यूमिनियम की वायर भी है। इसी तरह से जिंक का क्या यूज़ है, जिंक इज़ यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ये एक गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस दिखा रखी है यहाँ पे। ये जो आपको यहाँ दिख रही हैं, ये बड़ी बड़ी ये आयरन की रॉड्स होती हैं, इनको क्या किया जाता है, जिंक के साथ रिएक्ट गैल्वेनाइज करवाया, मतलब जिंक के एक सॉल्यूशन के अंदर इनको डाल के इनको इस तरह से बना दिया जाता है कि अब जो ये आयरन है वो प्रोटेक्टेड बन जाता है। मतलब आयरन के ऊपर जल्दी से रस्ट नहीं लगेगा, जिंक उसको क्या कर देगा, प्रोटेक्ट। अब तुम सोचो जिंक क्यों चढ़ाएगा उस पर, सोचो दोबारा से सोचो, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो। कालू नाम का माली, आलू ज़रा फीके, है ना। तो ज़रा मतलब Zn ऊपर आ गया और आयरन नीचे, तो जिंक उससे ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, जिंक उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कोई भी चीज़ जो आयरन को पहले स्ट्राइक करेगी उसको पहले किसके साथ लड़ना पड़ेगा, हमारे जिंक भाई साहब के साथ, ठीक है। तो ये जिंक क्या करेगा, आयरन को इसी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। आगे देखिए, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का यूज़ होता है ज्वेलरी बनाने में। ज्वेलरी जो हम लोग पहनते हैं, लड़कियों को बड़े पसंद है यार, कितनी सुंदर सुंदर तो रिंग्स लगाई हैं मैंने यहाँ पे, है ना। ये तीनों किस लिए यूज़ होते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए। उसके बाद है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम का क्या यूज़ है। एक तो इनका क्या यूज़ है, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम तीनों के बर्तन बनाए जाते हैं, है ना, कुकिंग यूटेंसिल्स जो हम घरों में यूज़ करते हैं। दूसरा क्या यूज़ है इनका, मशीन के पार्ट्स बनते हैं। तो ये मैंने दोनों पिक्चर्स में आपको दिखा रखा है, एक तरफ मैंने यहाँ पे तुम्हें बर्तन दिखा दिए और दूसरी तरफ मैंने तुम्हें काफ़ी सारे मशीन पार्ट्स दिखाए हैं। तो ये तीनों के तीनों मेटल्स इनमें यूज़ किए जाते हैं। आगे देखिए, मरकरी का क्या यूज़ है। सबको पता है मरकरी का क्या यूज़ है, थर्मोमीटर के अंदर यूज़ होता है मरकरी, है ना। ये देखो मरकरी को, थर्मोमीटर को तोड़कर मरकरी भी निकाल दी तुम्हारे लिए बाहर। और क्या करें इंग्लिश बाबा, मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर। एंड उसके बाद लेड की बात करें, लेड इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर ऑटोमोबाइल, बैटरी एंड फॉर मेकिंग एलॉय। ये जो आपको यहाँ पे कार के अंदर रखने वाली जो बैटरी होती है दिख रही है, ये लेड इसके अंदर मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेड यूज़ होता है इनके अंदर। ये लेड एसिड बैटरी है, बहुत अच्छी काम करती हैं। ये मेटल जो है वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ऑटोमोबाइल बैटरी बनाने के लिए। इसी तरह से एलॉयज़ बनाने में, एलॉयज़ का तुम्हें ऑलरेडी पता ही है क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो एलॉयज़ होता है।
अब पढ़ते हैं लास्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, एग्ज़ाम में एज इट इज़ आप लिख देना, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। फिर से बोल रही हूँ, आप इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको इसी तरह से ईजी वे में हर चैप्टर समझा दिया जाता है, पिक्चर के साथ एक एक चीज़ दिखाई जाती है। सो हम पहले मेटल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज़ होता है अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो यहाँ जो आपको साइड पे पिक्चर दिखाई रखी है NHHH, यहाँ पे जो H है वो हाइड्रोजन है, जो कि अमोनिया को बनाने के लिए, जो कि एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, हम यूज़ भी करते हैं इसका, एक बेसिक केमिकल है, इसका यूज़ होता है। उसके बाद है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, जो ठंडक देता है। ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ होता है, पर आप एक चीज़ लर्न कर सकते हो, जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं जिसको ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे ऑर्गन्स हो गए, दिल, हमारा हार्ट हो गया, और हमारे किडनीज़ हो गई, लंग, कुछ भी चीज़ है, अगर उसको हम चाहते हैं वो सेफली रहे तो उसको लो से लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, और वो लो टेम्परेचर कहाँ से मिलता है हमें? लिक्विड नाइट्रोजन। सब्सक्राइब कर लेना चैनल। देखिए आगे, अब सल्फ़र की बात करते हैं। सल्फ़र क्या है? सल्फ़र इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने के लिए, और सल्फ़र ड्रग्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। आपको ध्यान से मैंने एक पूरी ये इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपको दिख रहा होगा कि कैसे सल्फ़र, ऑक्सीजन, ड्राई एयर सब मिलके जैसे ही फर्नेस के अंदर बर्न किए जाते हैं, यहाँ पे आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल जाती है, ठीक है। आगे आगे अगली प्रोसेस करते करते आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी मिल जाता है। तो ये पूरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है आगे। और सल्फ़र का क्या यूज़ होता है? सल्फ़र ड्रग्स। सल्फ़र की कुछ दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स होती हैं, जो कि ज़रूरी होती हैं कई चीज़ों में, वो बनाने के लिए, सल्फ़र ड्रग्स बनाने के लिए सल्फ़र का यूज़ होता है। आगे देखिए, और सल्फ़र का यूज़ क्या है? वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। रबड़ बनाने के लिए नेचुरल रबड़ के अंदर 3 to 5% सल्फ़र डाल के उसको वल्कनाइज करके हम रबड़ बनाते हैं। और इसी तरह से जो नेचुरल रबड़ होता है वो हम यूज़ नहीं कर पाते, इसी वजह से उसमें सल्फ़र मिक्स होता है, ठीक है। और इसका यूज़ होता है गन पाउडर बनाने के लिए। ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का जो ये पाउडर है, ये गन पाउडर है, जो इसके अंदर गोलियों में भरा जाता है, ठीक है। तभी वो जाके ढिशक्याँ ज़ोर से लगती है और हम मर जाते हैं। अगला है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का यूज़ होता है फर्टिलाइज़र, NPK फर्टिलाइज़र सबने सुना होगा। NPK में N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फॉस्फोरस, और K का मतलब होता है पोटेशियम। तो यहाँ पे NPK फर्टिलाइज़र में जो P है, फॉस्फोरस है, वो फर्टिलाइज़र्स के अंदर यूज़ होता है। मैंने आपको साइड में पिक्चर दिखाया, दिस इज़ फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र। अब है सिलिकॉन। सिलिकॉन का क्या यूज़ होता है? इसका यूज़ होता है चिप्स बनाने के लिए। माइक्रो चिप्स होती हैं जो कंप्यूटर्स के अंदर, पीसीस के अंदर जब डाली जाती हैं, तो ये एक सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर मतलब ना तो ये कम्प्लीटली कंडक्टर हैं, ना ही ये इंसुलेटर हैं, ये बीच के हैं, ठीक है। इसका यूज़ चिप बनाने में होता है। फिर तुम्हें पता है क्लोरीन का। क्लोरीन का यूज़ क्या होता है? वाटर को डिसइंफेक्ट करना है। वाटर के अंदर से अगर कोई भी जर्म्स है, अगर हम उसको किल करना चाहते हैं, तो ये क्लोरीन टैबलेट क्या करती है? वहाँ पे काम करती है, वहाँ पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती है। फिर लास्ट जो हम आज पढ़ेंगे वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिलेंडर, भाई तुम्हें तो पता ही है, सांस लेनी है तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। सपोर्ट सिस्टम, पेशेंट जो सांस नहीं ले पाते उनके लिए इस तरह से सिलेंडर का इंतज़ाम किया जाता है और उनको सांसें दी जाती है। तो आई होप ये चैप्टर तुम्हें जितना इजी वे से मैं समझा सकती थी मैंने समझा दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे दिए हुए नंबर पे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।